नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। एक तरफ हम देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच जहां पर तनाव जो है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, वहीं मिडल ईस्ट में भी जो हालात हैं वो दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। और इजराइल की अगर हम बात करें, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके पास आयरन डोम के रूप में एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे भेद पाना लगभग लगभग नामुमकिन है, उस किले को भेद दिया गया है, जिसकी वजह से जो वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतन्याहू वो इस वक्त गुस्से से तमतमाए हुए हैं। आखिरकार क्या हुआ है, किसने भेदा है इजराइल का ये आयरन डोम सुरक्षा कवच, जिसे कहा जाता है कि ये हवा में ही जो बैलिस्टिक मिसाइल इसकी तरफ आती है उसको तहस नहस करके रख देता है और पूरी तरीके से सुरक्षित। और कैसे इजराइल इस वक्त मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हमास से उसका युद्ध चल रहा है, यहूदी हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अन्य जो देश हैं उनसे भी जो रिश्ते हैं उसके लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे और क्या हमला हुआ है, कितना नुकसान हुआ है इसे इजराइल को और इसे कितनी बड़ी चूक माना जाए। मेरे सहयोगी साहिल इस वक्त जुड़ गए हैं। साहिल, हमने तो यही सुना था कि इजराइल में कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल पहुंचना लगभग नामुमकिन है। एक ऐसा सिस्टम है आयरन डोम के रूप में जो हवा में ही उस मिसाइल को खत्म कर देता है। क्या हो गया, पूरी खबर क्या है, जरा बताइए दर्शकों। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि इजराइल जो कि हमेशा से ये कहता रहा है कि हमारे पास सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम है और किसी भी तरीके की कोई मिसाइल हम पर अटैक नहीं कर सकती है, और अगर कोई भी मिसाइल हमारी तरफ दागी जाती है तो उसको हवा में ही हम निष्क्रिय कर सकते हैं, हवा में उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मगर पहली बार हुआ है जब आयरन डोम, जिसको लेकर हमेशा से इजराइल ने यही कहा है कि चाहे वो अमेरिका हो चाहे रूस हो, उन सबसे उन्नत है, और उसी के कारण उसको एक तरीके से हम मान सकते हैं कि इजराइल ने हमेशा से कहा है कि वो इजराइल का कवच है, एक सुरक्षा कवच है, जिसकी वजह से इजराइल को एक अभेद्य किला माना जाता था। अब हुआ ये है कि यमन से जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने किया क्या है, हूती विद्रोहियों ने एक हाइपरसोनिक, जो कि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की, जो कि सीधा तकरीबन 11 मिनट के आसपास में 2050 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करती है और वहां पर अटैक कर देती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, अटैक जरूर किया गया है, और जो अटैक जहां किया गया था वो असल में एक मिलिट्री बेस में किया जाना था, मगर शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई हैं, शायद जो टारगेट है मिस हुआ है और वो किसी ओपन एरिया में जाके गिरा है, जिस वजह से इजराइल का कहना ये है कि किसी भी तरीके की कोई जानहानि नहीं हुई है, किसी भी तरीके का कोई हादसा नहीं हुआ है। मगर हाँ, इस अटैक का जवाब जरूर दिया जाएगा। नेतन्याहू ने बहुत क्लियर ये बात कही है कि इसका अंजाम उनको चुकाना होगा, जो भी नुकसान इजराइल में किया गया है। तो मिस्र से भी जो अब रिश्ते हैं यहाँ पर इजराइल के काफी ज्यादा तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं और इसके तुरंत बाद जैसे ये घटना घटी, कुछ फुटेजेस भी सामने आए हैं, कुछ लोग एयरपोर्ट के आसपास शरण लेते हुए नजर आए हैं। हालांकि इजराइल ये दावा कर रहा है कि इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमने देखा है कि इजराइल उन देशों में है जो अपने दुश्मन को छोड़ता नहीं है इजराइल। तो अगर उसके देश तक किसी तरीके से मिसाइल पहुंच गई है तो जब हम कहते हैं कि कोई पहले से युद्ध चल रहा है उसमें एक ट्रिगर पॉइंट होता है, और वो अगर हम थोड़ा हिंदी में इसको समझने की कोशिश करें कि चिंगारी को भड़काने वाला कोई मोमेंट होता है, तो क्या ये वैसा ही कुछ मोमेंट है यहां से जो स्थितियां और बिगड़ सकती हैं? बिल्कुल, स्थितियां और बिगड़ सकती हैं, क्योंकि देखिए, ईरान सीधा सीधा हमला नहीं कर सकता है इजराइल पर। क्यों? क्योंकि अगर हम कहें कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, अब ये युद्ध शुरू इसलिए हुआ, इसलिए इसको हम कह सकते हैं फ्रंट फुट पर है या सैनिक लड़ पा रहे हैं, क्योंकि इनकी सीमा कहीं ना कहीं आसपास है। मगर अगर बात करें ईरान और इजराइल की, इस केस में ऐसा नहीं है, इनके बीच में कई देश आते हैं, तो इन देशों की वजह से सीधा अटैक नहीं किया जा सकता है, जिस कारण हम ये मान सकते हैं कि ईरान ने ही, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो हमास हो, चाहे अब हूती विद्रोही हो, तो इन्होंने ही इनको एक्टिव किया है कहीं ना कहीं कि हम यहाँ से डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं वहां से आप इसको अटैक कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम कहीं ना कहीं ये भी देख सकते हैं कि जो हूती विद्रोही है, कहीं ना कहीं ये हमास वाले एरिया के अंदर भी जाए और किसी तरीके कोशिश करे कि इजराइल को किसी तरीके से घेरा जाए, क्योंकि जिस तरीके से इस बार बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई, सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की गई और आयरन डोम को बिल्कुल वो निष्क्रिय करते हुए गिर गई, वहां पर जाके अटैक हो गया, तो कहीं ना कहीं ये इजराइल के ऊपर भी एक सबसे बड़ी बात खड़ी हो रही है कि क्या आयरन डोम इतना इस तरीके से कितना कमजोर हो गया है कि वो इस अटैक को नहीं रोक पाया, और ऐसी क्या बात हुई, ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं जिस कारण ये अटैक हो पाया है। और हालांकि वहां पर ये कहा जा रहा है कि इसकी हम जांच कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा एक इशू है इस वक्त इजराइल के सामने, क्योंकि भाई उनकी जो सुरक्षा कवच है अगर वही टूट रहा है
तो इसका मतलब यह है कि जो उसके दुश्मन देश हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को एडवांस कर रहे हैं, वो उसकी काट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर गलती से ये जो चीज सक्सेस हुई, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि शायद इंटरसेप्ट किया गया मिसाइल को, वो आधा हिस्सा आकर गिरा, हालांकि ये सारी देखिए भी रिपोर्ट्स हैं, स्थितियां क्लियर नहीं हो पा रही हैं उस चीज को लेकर। लेकिन अगर ये वाकई में एक कोई फ्लॉ है वहां पर और उसको चकमा दे दिया गया है जो उनका सिस्टम है, तो फिर इजराइल के लिए आने वाले दिन में जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। और एक चीज और है, देखिए जैसा साहिल कह रहे थे कि भाई डायरेक्ट तो युद्ध में दो ही देश होते हैं अक्सर, उसके आसपास जो हैं वो काफी सारी चीजें जुड़ती चली जाती हैं। अब इजराइल के मामले में भी आप देखेंगे तो लगातार माफ कीजिएगा, जो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है उसके बारे में भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का लगातार रशिया के खिलाफ एक स्टैंड रहा है और यूक्रेन को सपोर्ट करने का एक स्टैंड दिखा है। वहीं जो अन्य देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो भी कहीं ना कहीं यूक्रेन जो है उसको ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि युद्ध तो दो देशों के बीच हो रहा है, लेकिन जो इन्वॉल्व हैं उसमें वो बहुत सारे देश हैं। अब थोड़ा सा इसको और आसान भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें, हम अब भारतीय अंदाज से इसको समझने की कोशिश करें, तो जैसे साहिल ने कहा कि जो ईरान है वो डायरेक्ट तो नहीं युद्ध करना चाहता, लेकिन वो वहां पर कुछ संगठनों को एक्टिव करना चाहता है जिससे वहां पर इजराइल को नुकसान पहुंचा सके। अब पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान की शायद उतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत से डायरेक्ट युद्ध में आ सके, क्योंकि कई बार तो वो मुंह की खा चुका है। इसीलिए वो क्या करता है, स्लीपर सेल बनाता है, यहाँ पर नए नए आतंकी संगठन बनाता है। उसको जो भीख मांग मांग के कहीं से पैसा मिलता है उनको वो आतंकवादी पोषित करता है। और इंडिया में हमने देखा है कि चाहे 26/11 हमला रहा हो या इससे पहले संसद पर हमला हुआ हो, इस तरह के जो हमले हैं वो देखने को मिलते हैं। तो यही खेल जो है इस वक्त ईरान कर रहा है हिजबुल्लाह, हमास के जरिए या जो यहूदी हैं उनके जरिए, उनको कहीं ना कहीं पोषित कर कर अटैक करवाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और एक बात और ध्यान देने वाली कि अब जो सवाल उठ रहा है कि क्यों आयरन डोम ये नहीं संभाल पाया, आयरन डोम क्यों इसको निष्क्रिय नहीं कर पाया। एक बात है, जब मिसाइल लॉन्च की जाती है तो मिसाइल लॉन्च करने के दो तरीके होते हैं। पहली होती है बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि सीधी लॉन्च की जाती है, जिसकी प्रोजेक्टाइल, जिसकी हम ट्रेजेक्टरी की बात करें, वो डायरेक्ट जाती है। यानी अगर वो इस पोजीशन से लॉन्च की गई है तो सीधा वो टारगेट पे जाकर ही हिट करेगी। मगर जहां तक बात रह गई क्रूज मिसाइल्स की, तो क्रूज मिसाइल्स ऐसे हैं कि वो अपनी ट्रेजेक्टरी, अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है। यानी अगर वो जा रहे हैं तो उनके कोई एक जाने का पॉइंट नहीं है। तो हो सकता है जिस तरीके से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया हो वो अपनी पोजीशन लगातार बदल रही हो, जिस कारण शायद आयरन डोम उसको डिटेक्ट ही ना कर पाया और इस वजह से ही अटैक हो गया। चलिए, ये सारी चीजें हैं और ये जांच में सामने आएगा, लेकिन इस वक्त जो हम ट्रिगर पॉइंट कह रहे हैं, ये जो मूवमेंट है ये बहुत खतरनाक हो सकता है। देखिए, हमारा जो देश है भारत, वो तो हमेशा इजराइल का एक बहुत अच्छा मित्र रहा है हमेशा से। दूसरी तरफ रशिया से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। दोनों ही इस वक्त जो है वो सीधे युद्ध में हैं। भारत तो ये चाहता है कि किसी तरीके से शांति बहाल हो, लेकिन जिस तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं ये फिलहाल शांति की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। और जिस आयरन डोम की पूरी दुनिया में चर्चा होती है, आखिरकार वो कैसे चूक कर गया, इस पर भी संभवतः साहिल कुछ दिनों में जो स्थितियां हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो उसका इंतजार हमें करना होगा और ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी न्यूज स्टेट पर। इसीलिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।